हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल ही नए चैनल में जिसका नाम है आईएएस उत्कर्ष। और ये बिल्कुल यूपीएससी के लिए बनाया गया है, खास तौर पे इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए जिनको मटेरियल या अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस और किस तरह से हम अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में, इसमें कहीं दिक्कत आती है तो अब ये आपका वन एंड ओनली सोर्स बन जाएगा ये चैनल जिसका नाम है आईएएस उत्कर्ष। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और मैं आपके साथ रोज आऊंगी सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स क्लास में। और साथ ही साथ हम लोग एक वीडियो सेक्शंस भी लाएंगे जो कि 10 से 15 मिनट का होगा और जो भी न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होगा उस पर यह डिस्कशन होगा। आज का जो टॉपिक है ये है मेंस्ट्रुअल लीव पे। ऐसे तो आपने सुना होगा कि ऑफिसेज में मिलते हैं, हायर यूनिवर्सिटीज़ में भी दिया जाता है, लेकिन केरल की गवर्नमेंट अभी डिस्कस कर रही है इस बात पे कि क्या इसको स्कूल में भी लागू कर दिया जाए। तो यही टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कि ये जैसे लिखा है द कैरिंग पीरियड, केरलाज गवर्नमेंट प्रपोजल फॉर मेंस्ट्रुअल लीव फॉर स्कूल चिल्ड्रन ओपन डोर टू अ हेल्दी डिबेट। यानी कि अब डिस्कशन शुरू हो गया है क्योंकि केरला की गवर्नमेंट ने कहा है कि क्यों ना हम 2 दिन का लीव लेकर चलें, यानी कि जो बच्चियां हैं वो 2 से 3 दिन का एक लीव ले सकती है। अब ये लीव जो है वो ऑप्शनल रहेगा क्योंकि आपको पता है फीमेल में भी वैरायटी ऑफ फिजिक्स होते हैं, यानी कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं जिनको पीरियड्स के टाइम, मेंस्ट्रुअल के टाइम दर्द बहुत ज़्यादा होता है और कई बार ऐसा भी केस होता है जिसमें उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। तो ये जो लीव होगा ये बिल्कुल ऑप्शनल इन नेचर होगा और ये 2 से 3 दिन का लीव होगा जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। ये डिस्कशन एक प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेंस्ट्रुअल डिग्निटी। ठीक है, यानी हम यहाँ पे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ ये आर्टिकल नंबर 21 का इंटीग्रल पार्ट है। आर्टिकल नंबर 21 जो कि राइट टू लाइफ के बारे में है एंड पर्सनल लिबर्टी में है। ये इसका इवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ क्योंकि पहले हम प्रोसीजरल स्टैब्लिश बाय लॉ पे चलते थे और अब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ही आ जाता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। राइट, इसको ध्यान रखिएगा, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन है ना, ये इसके अंदर आ जाता है। ये है आर्टिकल नंबर 21। क्लैरिटी? अब इसमें आप देखिएगा कि केरल गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग अबाउट इट कि क्या हम इसको स्कूल में भी लागू कर दें। अभी तक कहीं पे भी ये स्कूल में नहीं लागू हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि स्कूल में बच्चियों को ये ऑप्शनल लीव दिया जा रहा है। इसका मेन रीजन क्या है, क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि हम इसको स्कूल में लागू करें या नहीं? क्योंकि आप देखिएगा कि हमारे देश में ड्रॉप आउट रेट्स, जो एडोलेसेंस जो बच्चियां होती हैं उसके ड्रॉप आउट रेट्स को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि इस एज में आते आते जब बच्चियों में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो 23% हमारे स्कूल में ड्रॉप आउट रेट है ड्यू टू द पीरियड्स इन द गर्ल्स। और ये जो स्कूल में मिसिंग अटेंडेंस, ये स्कूल में नहीं आ पाती हैं, कुछ क्लासेस इनके मिस हो जाते हैं, उसमें आप देखिएगा 20% बच्चियां जो हैं वो अटेंडेंस मिस कर जाती हैं। 20% केसेस, 20% क्लासेस इनके मिस हो जाते हैं ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। अब ये दोनों चीज को अकाउंट में लिया गया और उसके बाद कुछ हमारे जो हिस्टोरिक एस्पेक्ट्स हैं उसको समझा गया। सबसे पहला कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको समझ में आ ही गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है ना। ये अब इवॉल्व कॉन्सेप्ट है आर्टिकल नंबर 21 का जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। फर्स्ट स्टेट जो पाइनियर स्टेट था जिसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको पेड लीव इंट्रोड्यूस किया, वो बिहार है ना। तो अगर हम पाइनियर की बात करेंगे कि पहला स्टेट कौन था जिसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये रूल बनाया कि ये लोग पेड लीव ले सकती हैं और ये 2 डेज का पेड लीव है। और ये कब से शुरू हुआ? 1992 से। तो ये फर्स्ट स्टेट है बिहार। राइट, साथ ही साथ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए,
दोनों के लिए वन डे पेड लीव का रूल बना, और इसको बनाने वाला पहला स्टेट था कर्नाटका, राइट। तो वी हैव सीन द माइलस्टोन्स वर केप्ट कि कर्नाटका ने इसको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जो फीमेल एम्प्लॉय है उनके लिए एक दिन का पेड लीव बनाया, और बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार ने क्या किया कि जितनी भी फीमेल एम्प्लॉयड हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब करती हैं उनके लिए 2 दिन का ये पेड लीव बनाया। कर्नाटका में एक एक्सक्लूसिविटी रखी गई कि 18 साल से लेके और 52 इयर्स के बीच की जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, उनके लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। केरल गवर्नमेंट ने इसी चीज को इंप्लीमेंट किया हायर एजुकेशन के लिए। तो केरल गवर्नमेंट का कहना था, केरला का कहना था कि जो हायर एजुकेशन है, यहां पे क्या देखा गया है कि जनरली 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है ना। जनरल केसेस में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, लेकिन फीमेल के लिए जो लड़कियां इसमें इनरोल्ड हैं, यानी ये किसके लिए है, फीमेल स्टूडेंट, फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इनके लिए क्या किया गया कि इस अटेंडेंस को 73% तक कर दिया गया। ये स्टेप केरला ने लिया था, और ये सारे स्टेप बहुत ही एम्पैथाइजिंग स्टेप है कि इन लोग, ये जो गवर्नमेंट है इसकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो एम्पैथाइज कर रही है, जो महिलाएं हैं उनके प्रॉब्लम्स को समझ रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम कि हमारे कम्युनिटी से या महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स कम है पार्लियामेंट में, जो भी लॉ मेकिंग एजेंसी है, तो उसका रीजन यही होता है कि जो प्रॉब्लम है, जो धरातल पे जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो वहां पे एड्रेस नहीं हो पाता है। और अब ये आप देखिएगा कि इस तरह के नियम कानून बनाए गए ताकि ये प्रॉब्लम एड्रेस हो सके। अब कुछ समय से क्या देखा गया है कि बच्चियों में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा पहले आ जाता है, प्री मैच्योर्ड आ जाता है। 8 साल की लड़कियां, 9 साल की लड़कियां, और 12 से तो कॉमन हो गया है, 12-14 इज वेरी कॉमन कि 12-14 से ये पीरियड साइकिल शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना इसको स्कूल में भी इंप्लीमेंट किया जाए, ये सोच है और बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग है ये केरल गवर्नमेंट की। लेकिन इट इज ओपन टू डिस्कशन, इट इज ओपन टू डिबेट कि क्या इसमें ऑप्शनल, अगर ये छुट्टी लेती हैं 2 से 3 दिन का, तो क्या इनका सिलेबस पीछे हो जाएगा, क्या इनको कोप अप करने में दिक्कत होगा, क्या हम इनके लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करेंगे, क्या हमारे पास उतना बजटरी लेवरेज है कि हम इनके लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर पाएंगे। तो ये सारे डिस्कशंस अभी भी चल रहे हैं, और क्योंकि ये साइकिल जो है वो सबका अलग अलग नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो मान लो कि किसी क्लास में 50 लड़कियां हैं, 20 का अलग साइकिल है, 30 का अलग साइकिल है, सबका ही अलग साइकिल है, तो कैसे हम इसको कोप अप करेंगे, क्योंकि सबका, जैसे किसी का मंडे का क्लास छूट जाएगा, किसी का ट्यूसडे का क्लास छूटेगा, किसी का वेंसडे का क्लास छूटेगा, तो हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप। अब इसमें एक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सकता है कि द क्लास, बिकॉज ऑल द क्लासेस आर नाउ ऑन स्मार्ट बोर्ड एंड इट इज रिकॉर्डेड, सो दे कैन बी गिवन दैट क्लास लिंक कि वो वहां अपने घर से करके आए। तो ये सारे डिस्कशंस, डायमेंशंस अभी कवर होने बाकी हैं। उसके पहले कुछ रिपोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जब हमको ये डिस्कशन करना है तो वी शुड बी हैविंग सम डेटा। तो डेटा में क्या कहा गया कि जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आता है। अब रिपोर्ट नंबर 4, ये साल है 2014 से लेके 2015 का, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट नंबर 5 भी आया अभी रिसेंटली, जो रिपोर्ट हमारे हाथ में है वो रिपोर्ट है रिपोर्ट नंबर 6, जो कि साल 2022-2023 का है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज 2 रिपोर्ट्स बिकॉज यहाँ पे 10 साल का एक एस्टिमेट डेटा हमको पता चलेगा। तो इसमें पता चलता है कि 15 साल से लेके जो 24 साल की जो लड़कियां हैं, इनके रिपोर्ट्स में ये पता चल रहा है, इस दोनों डेटा में ये पता चल रहा है कि हाइजीन मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन जिसका इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या ज्यादा हाइजीनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, या लोगों में अवेयरनेस है, तो पहले ये 58% था, और अब जो लड़कियां हैं 15 साल से 24 साल तक की, उनमें ये 79.2% तक का है। क्या है ये? तो ये है मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोटेक्शन। तो ये जो चीज है
इसमें इतना बड़ा परसेंटेज गैप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि अगर हम अर्बन एरिया को और रूरल एरिया को साथ में देखकर कंपेयर करें, यानी कहा जा रहा है, पहले रिपोर्ट से हमको यह पता चल रहा है कि 2014 में जो डेटा था और 2022-23 में जो डेटा है उसमें भी अच्छा खासा गैप, यानी कि करीबन 21% तक अवेयरनेस बढ़ा है और लोग ज्यादा बेटर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक कैच आता है कि रूरल सेटलमेंट में ये अभी भी 72.3% पे है और अर्बन सेटलमेंट में ये 89.4% पे है, यानी लगभग यहाँ पे 15 से 18% का गैप है। जो जगह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है या जो जगह रिच एरिया है, तो ऐसी यूनिट्स जहाँ पे वेल्थ ज़्यादा है, ठीक है, तो रिच एरिया यानी कि डेवलप्ड एरिया, तो रिच एरिया में यहाँ पे अभी भी पेनिट्रेशन 94.8% का है कि लोगों को ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में, लोग ज़्यादा अब मतलब इसको लेकर प्रिकॉशियस हो रहे हैं। और अभी भी हम देखेंगे कि जहां पे लो एरिया है, लोअर एरिया मींस की वेल्थ में लोअर एरिया, ठीक है, लोअर वेल्थ एरिया, तो यहां पे आप देखिएगा कि ये 53% के आसपास कि पीपल आर नॉट सो मच प्रिकॉशियस, पीपल आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, दे आर हैविंग अ टैबू अबाउट इट, दे आर बिलीविंग इन द सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस विच वर यूज्ड टू बी डन। तो ये प्रॉब्लम यहां देखने को मिल रहा है। एक और गैप है कि एडुकेटेड एंड अनएडुकेटेड एरिया, ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, ये सारे डेटा तो आपके पास आ गए हैं, अब जो लोग पढ़े लिखे हैं उनमें फिर भी बहुत बढ़िया इंक्लूसिविटी है। एजुकेशन से कैसे हम कह सकते हैं कि हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है कि फैमिली में विमेन एजुकेटेड है या नहीं है। अगर फैमिली में विमेन एजुकेटेड है तो अपनी बच्चों को वही प्रैक्टिसेस उनमें इनकलकेट करेंगी, तो वही एजुकेशन ग्रेडियंट पता चला कि 90.3% जो लोग एजुकेटेड हैं वो फिर भी बेटर प्रैक्टिसेस में आ चुके हैं। लेकिन जो अनएजुकेटेड एरिया है, जो अनएजुकेटेड फीमेल हैं, उसमें नंबर अभी भी काफी ज्यादा चिंताजनक है। ये 43% तक ही पेनिट्रेशन हुआ है, ठीक है, इट इज 43। ये सारा डेटा गवर्नमेंट का डेटा है, यू कैन कोट इट एनीवेयर इन योर एग्जामिनेशन और स्टेटिंग कि वी हैव इट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब इसमें 4 पिलर की बात की गई है, 4 पिलर, ठीक है, 4 पिलर ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ, 4 पिलर ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ। क्या है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का 4 पिलर्स? क्या लगता है आपको? सबसे पहले गवर्नमेंट का काम है कि वो प्रोडक्ट्स इनको मुहैया कराना, यानी कि वो प्रोडक्ट्स उन तक एक्सेसिबल कराना, अफोर्डेबल कराना और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो कि फीजिबल हो। यानी आपको देखना है कि हाइजेनिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए। प्रोडक्ट्स आर द फर्स्ट पिलर। सेकंड है टॉयलेट्स, और ये टॉयलेट कैसे होंगे? ये अनशेयर्ड टॉयलेट होंगे, ये नहीं कि ये मेल के लिए भी है, ये एक्सक्लूसिवली फीमेल के लिए ये टॉयलेट अवेलेबल होने चाहिए हर जगह, है ना। ये टॉयलेट्स यहाँ पे बताए गए हैं। फिर है वाटर, पानी का अवेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, खासकर ड्राई एरिया में, सेमी एरिड एरिया में पानी की अवेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये भी गवर्नमेंट का ही काम है, स्टेट का काम है कि क्योंकि अब ये आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है, तो राइट टू लाइफ के अंदर है, टू गेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। और फिर है सोप। थोड़ा सा साइंटिफिकली देखा जाए तो सोप जो है उसका पीएच बैलेंस होना चाहिए। पीएच का मतलब क्या है कि जो ब्लड का पीएच है उससे ही ये मैचिंग होना चाहिए, है ना, पीएच बैलेंस्ड होना चाहिए। और आप जानते हैं कि ब्लड जो है 7.4 तक का पीएच होता है, यानी कि थोड़ा बेसिक होना चाहिए ये ज़्यादा। इसके लिए भी सोप काफ़ी क्लिनिकली ट्रायल्ड होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि 4 पिलर ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ कहलाता है। अब चैलेंजेस भी हैं, अब इनमें चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? क्या गवर्नमेंट को अभी भी समस्या है? देखिए, हमारा अभी भी एक ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट ये है कि जो भी डेटा आपको, जो नेगेटिव डेटा आपको समझ में आ रहे हैं कि महिलाओं में ड्रॉप आउट रेट है, अभी भी उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट के स्कीम्स का पेनिट्रेशन नहीं है, या अभी भी अवेयरनेस नहीं है, तो ब्लाइंड स्पॉट में ज़्यादातर ये संख्या SC/ST कम्युनिटी से आती है। यानी हम अभी तक इनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इनमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट का कहना है।
स्कूल सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स या लीव आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंस, यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेट नंबर्स हमको मिलते हैं जो बाकी कम्युनिटी है और SC/ST कम्युनिटी है इनमें। इसके अलावा अनअवेयर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी जब तक साइकिल स्टार्ट नहीं होता है तो कई बच्चियां 71% ऐसी बच्चियां हैं जो कि अनअवेयर हैं, जिन्होंने कभी ये बात सुनी ही नहीं है बिफोर, अनअवेयर बिफोर फर्स्ट साइकिल, है ना। मतलब सबके पास अपना अपना एक एक्सपीरियंस स्टोरी होता है कि जब ये फर्स्ट टाइम हुआ था तो हाउ दे फेल्ट, एंड मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको लगता था कि उनमें कोई बीमारी है इसलिए ऐसा उनके साथ ही हो रहा है, बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ इट एंड दे आर नॉट प्री प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब बहुत सारी आशा वर्कर हैं जो बच्चियों को पहले से प्रैक्टिस कराती हैं, उनको ये नॉलेज देती हैं कि ये भी इनका बायोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है, राइट। ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली यही है कि ये अनअवेयर है, और कहीं पे भी कुछ समस्या होता है इससे रिलेटेड तो सिर्फ 30% ही बच्चियां ऐसी हैं जो क्लिनिकल करिकुलम में आके कोई हेल्प लेती हैं। तो आप देखिएगा कि 30% ही ऐसी, इवन फ्यूअर देन 30%, 30% से भी कम ही ऐसी हैं जिनको कोई क्लिनिकल हेल्प मिल पा रहा है। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे है। उसके बाद आप देखिएगा रीयूजेबल क्लोथ, 49.6% नेशनल फुटप्रिंट यहाँ पे आता है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, नहीं खरीद पा रहे हैं लोग सैनिटरी नैपकिन। तो रीयूजेबल अभी भी 49.6% ऐसा बताया जा रहा है कि रीयूजेबल क्लोथ का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप जानते हैं कि ये कितना ही अनहाइजेनिक है या कितना बड़ा ये बीमारी का घर जिसको कहते हैं, कि इससे कई सारी बीमारियां फैल सकती हैं। उसके बाद अब है कि रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल कप भी आ गया है, जो कि काफी कम लोग यूज कर रहे हैं। जो यहाँ पे रीयूजेबल अब कप लोग प्रचार करते हैं इस बारे में कि ये ज्यादा बेटर है, तो 0.3%, लेस देन 0.3% यहाँ पे रीयूजेबल कप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हम रीयूजेबल क्लॉथ बनाते हैं या रीयूजेबल कप बनाते हैं, रीयूजेबल क्लॉथ ऐसा होना चाहिए जो कि घर का क्लॉथ नहीं है, ये प्रॉपर क्लिनिकली ट्रायल्ड क्लॉथ है जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। उसमें ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिसको यूज किया जा सकता है। ये दोनों चीज अगर यूज किया जाता है कि बार बार हम इसका इस्तेमाल कर सके तो ये इको फ्रेंडली है। ये दोनों ही प्रोडक्ट काफी ज्यादा इको फ्रेंडली है, इससे जो वातावरण में समस्या है वो भी कम हो सकता है, राइट। अब एक और बात है कि जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए पैड बनाने में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, उसमें पता चलता है कि काफी बार जो प्लास्टिक का यूज है वो एक्चुअल जो रिकमेंडेड लेवल है उससे ज्यादा है, या ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सिन भी पाए जाते हैं। आप सोचिए ये एक अलग प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक BIS स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, और इसके अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है पैड्स, राइट। तो जो सैनिटरी नैपकिन है, जो पैड है, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है पैड, उसमें जो प्लास्टिक की मात्रा है और जो डाइऑक्साइन है वो एक ही पैमाने पे, एक लिमिट पे ही इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कभी कभी इसको सरपास होते हुए देखा गया है, और इस कारण से हमारा जो इंटरनेशनल ब्रांडिंग है उसमें हमारा कई बार सैनिटरी नैपकिन फेल हो जाता है। वी आर नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड्स, इवन BIS का भी नहीं मीट कर पा रहे हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं ही कर पा रहे हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है? इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप जानते हैं कि आशा वर्कर्स को ये कहा गया है कि बच्चियों में अवेयरनेस हो, और 6 रुपीज 6 पैड्स, 6 रुपीज में आपको 6 पैड मिलेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन खासकर रूरल एडोलेसेंस गर्ल्स में आशा वर्कर कर रही हैं, तो ये हमारी फ्रंट लाइनर वॉरियर हो गई। ये किसके अंदर आ जाएगा? ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट लाइनर ऑफ वर्कर हो गई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत बायोडिग्रेडेबल सुविधा नैपकिन्स कहा जाता है इसको, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल जो नैपकिन्स हैं उसको सुविधा नैपकिन्स कहा जाता है। अब ये जो सुविधा नैपकिन्स हैं ये भी 1 रुपये में मिलते हैं, ठीक है, 1 रुपये में ये मिलता है, और ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत मिलता है। आपको पता है किस तरह से 19,000 हमारे पास औषधि
सेंटर हैं, औषधि केंद्र है जहां से ये पाया जा सकता है, लेकिन लोगों को बस अवेयरनेस नहीं है। फिर किसी भी स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासकर यूजीसी ने कहा है कि हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वेंडिंग मशीन होनी चाहिए। यूजीसी के मापदंड के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हर जगह जो भी हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास जो संस्थान इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे वेंडिंग मशीन होनी चाहिए कि आप उसमें पैसा डालेंगे और वहां से आपको जो सैनिटरी नैपकिन्स है वो मिल जाएगा, राइट। ये गवर्नमेंट ने कहा है, यूजीसी का ये नियम है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कहा गया है कि जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनको एक इंसिनेटर्स मिले। इंसिनेटर का मतलब है कि वो जल सके, एक मिनी इंसिनेटर हो और इसका जो वेस्ट है, ठीक है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। इसको वेस्ट डिस्पोजल के लिए इसको बनाया गया है। आ रही है बात समझ? तो ये सब चीजें हैं। गवर्नमेंट ने एक और कदम उठाया है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 12% तक जो नेशनल टैक्स है उसका एलिमिनेशन, मतलब उसको एलिमिनेट किया गया है। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री जो कि सैनिटरी नैपकिन्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा ताकि ये अफोर्डेबल हो सके। ये सारा ड्राफ्ट नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी 2023 के तहत बताया गया है। गवर्नमेंट के जो जितने भी स्टेप्स हैं, तो इन सारे पॉलिसीज को, ताकि ये एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, इक्विटी हो, सभी तक ये मिल सके और हम डिस्पैरिटीज या बैरियर्स को खत्म कर सके। पॉलिसी में मेन और बॉयज को भी टारगेट किया गया है कि फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस का प्रोग्राम उनमें भी होना चाहिए ताकि वो अपनी घर की महिलाओं को इसके लिए ज़्यादा एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारा ड्राफ्ट हमारे जो नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी है, हाइजीन पॉलिसी, और ये पॉलिसी कब का है? साल 2023 से ही इसको ड्राफ्ट किया गया है, इन सब में डाला गया है, राइट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। होपफुली यू लाइक द डिस्कशन। और रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं बिल्कुल 360 डिग्री अप्रोच के साथ, और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड। अब आज का क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी टेस्टिंग की जाती है सैनिटरी नैपकिन के प्रोडक्शन के दौरान, और उसके स्टैंडर्ड्स को पहले ही डिसाइफर किया गया है BIS के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर उससे ज़्यादा इस केमिकल का मात्रा मिलता है तो उसको रिजेक्ट, द पैड कैन बी रिजेक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।